आज की कक्षा में मैं 10वीं क्लास के भूगोल के अत्यंत वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। ज्यों ज्यों आगे बढ़िएगा इस वीडियो में एक से एक बढ़कर आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रथम चैप्टर है जो भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत के संसाधन एवं उपयोग से लिया गया है। ठीक है, आइए इस चैप्टर के सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिवों को मैं निकाल लिया हूं और इस पर हम चर्चा करेंगे। एक एक प्रश्न आपको क्लियर करते जाएंगे, समझाते जाएंगे। ठीक है, तो आइए प्रथम प्रश्न हमारा है कि भारत किस प्रकार का कोयला किस प्रकार का संसाधन है। क्या है प्रश्न कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव और अजैव। तो आपका सही जवाब होगा अनवीकरणीय, क्योंकि कोयला का खदान जब समाप्त होगा उपयोग करने के बाद तो इसकी पुनः पूर्ति हम नहीं कर सकते। तो जिसकी पूर्ति पुनः हम नहीं कर सकते हैं वो नवीकरणीय है, और जिसकी पूर्ति हो जाती है वो नवीकरणीय है। तो कोयला की पूर्ति तो नहीं हो सकती है ना, इसलिए अनवीकरणीय। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन संसाधन है, किसने, देखिए यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शन है मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव और चक्रीय। तो सौर ऊर्जा का निर्माण मनुष्यों ने नहीं किया है। सौर ऊर्जा हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, तो ये तो नहीं हो सकता है। पुनः पूर्ति योग्य वो एक नवीकरणीय स्रोत है, इसलिए हम पुनः पूर्ति योग्य, इसकी पूर्ति हम पुनः कर सकते हैं, इसलिए सही ऑप्शन हमारा बी होगा। तीसरा ऑप्शन है कि तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है: 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं तट रेखा से। ठीक है, चौथा है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो देखिए 4 ऑप्शन है: संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधनों के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। ठीक है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। चौथा प्रश्न हमारा है 5वां: समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर। ठीक है, 12.2 किलोमीटर। छठा प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। इतना अधिक सिंचाई हो रही है कि भूमि की उर्वरा शक्ति अब धीरे धीरे घटती जा रही है। ठीक है, तो अधिक सिंचाई, भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई यदि किसी क्षेत्र में होता है तो वो पंजाब है, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण होते जा रहा है। क्लियर। 7वां प्रश्न: सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। अब देखिए यहाँ पहले तो जानिए कि सोपानी कृषि है क्या। ये सोपानी कृषि किसे कहते हैं, ये क्या है। तो देखिए सोपानी कृषि स्पेशली आप देखिएगा कि पहाड़ों पर एक सीढ़ी नुमा बनाई जाती है, सीढ़ी नुमा, ऐसे 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 करके, ताकि वर्षा में, वायु से, आंधी तूफान में यहाँ का मिट्टी का अपरदन न हो, इसलिए वो सीढ़ी नुमा बना दी जाती है और आसानी से सिंचाई भी कर ले जाए। तो सीढ़ी नुमा खेती ही क्या कहलाता है, सोपानी खेती कहलाता है। तब देखिए 4 ऑप्शन में आप ऑप्शन देखते ही समझ सकते हैं कि क्या हरियाणा में, हरियाणा पहाड़ी क्षेत्र है, नहीं, बिहार भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है, तो उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहीं पर होता होगा सोपानी कृषि। ठीक है, तो उत्तराखंड से ही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ें। 8वां प्रश्न: मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो देखिए मरुस्थलीय मृदा का विस्तार
4 ऑप्शन आपके पास दिया गया, इसमें से कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। मरुस्थल, मरुस्थल का अर्थ क्या होता है? जहाँ बालुई क्षेत्र हो, मरी हुई भूमि हो। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में ना है। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े। 9वां प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बहुत वीवीआई, बहुत वीवीआई ये प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन को किस रसायन द्वारा हम नष्ट कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है एंड्रीन। किसके द्वारा? एंड्रीन के द्वारा। 10वां प्रश्न हमारे, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेंगूर मिट्टी, रेंगूर मृदा, रेगूर, ठीक है, रेगूर मृदा को ही काली मृदा कहते हैं। आगे बढ़िए। 11 नंबर प्रश्न है कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। देखिए यहाँ, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इतना अधिक जल की भंडार है ना यहाँ, कि जिसके कारण पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, जल के भंडार के कारण। 12 नंबर है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 96.6% भाग महासागर में निहित है। क्लियर? कोई दिक्कत? कितना भाग? 96.6%। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बांध एक मंदिर की तरह है जो हमारे देश की सुरक्षा करता है। तो देश के बांधों को किसने मंदिर की तरह कहा था? तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो मंदिर कहे थे देश के बांधों को। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न हो गया। 14 पर आइए। 14 नंबर का है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका सही जवाब है 65%। कितना? 65% जल की मात्रा होती है। 15 प्रश्न है, ये कितना था? 14 था। अब 15 नंबर पर बढ़ते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अति जल दोहन का अर्थ क्या हुआ? कि हम अधिक मात्रा में जल को नष्ट करते जा रहे हैं, जिससे किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक। आजकल अधिकांश जल आर्सेनिक हो चुका है, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत के 2001 में जनगणना जो हुआ था, जनगणना नहीं ना, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था? कब? 2001 में। तो 2001 में 25% वनों का विस्तार था। और धीरे धीरे ज्यों ज्यों जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है, वनों का क्षरण होते जा रहा है, वन की मात्रा घटते जा रही है, प्रतिशत मात्रा ना। 17 में आइए। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना? तो इसको याद रखिएगा, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र पर। ठीक है, 2001 में कितना था? 25%। अब देखिए 20.60% आकर रुक गया है। 18 नंबर है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? लगभग संबंधित ही है कि कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैला हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा 7%। कितने? 7%, याद रहेगा। आगे बढ़िए। 19 नंबर पर कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? आदिवासी क्षेत्र में। इसका सही जवाब हो जाएगा कितना? ऑप्शन डी, 60.11%। तो निश्चित रूप से आदिवासी अधिक घने वन वाले क्षेत्र में ही रहते हैं, इसलिए आदिवासी जिलों में वनों का प्रतिशत मात्रा अधिक होता है। 21 में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां वन सबसे अधिक है? प्रश्न है ना, ये प्रश्न नंबर 20 होना चाहिए, लेकिन 21 लिखा गया है। प्रश्न नंबर ये कितना है?
20। ये कह रहा है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। ठीक है, अब 21 नंबर पर आइए कि वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वर्गों में। वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 22 नंबर है। 22वां प्रश्न है कि 1951 से 1990 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है, तो जनसंख्या बढ़ेगा तो आखिर कृषि कार्य करने के लिए खेत कहाँ से आएंगे, वन को नष्ट करना होगा। तो वन नष्ट न हो इसके लिए सबसे आवश्यक है जनसंख्या पर नियंत्रण करना। तो देख लीजिए कि 26,200, देखिए यहाँ कम नहीं हुआ, 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को कृषि के रूप में परिवर्तित किया गया है। इससे पहले वो क्या था, 1951 से पहले ये सारे वन का क्षेत्र था, अब क्या है, अब कृषि योग्य भूमि बन चुका है। 23 नंबर प्रश्न है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। संविधान की धारा 21 का संबंध याद रखिएगा कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, इसलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि एक एनजीओ को वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। कितना, 4 अरब हेक्टेयर। वानिकी एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। कब, 1968 में। तो 1968 में याद रखिएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन कन्वेंशन, अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, 26 नंबर पर आई, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो याद रखिएगा घड़ियाल। घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो अन्य दूसरे देशों में नहीं पाया जाता है, केवल भारत में पाया जाता है। 27 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये भी बताना पड़ेगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर। मयूर को ही मोर कहते हैं। 28 नंबर हमारा प्रश्न है मैग्रोव्स। मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो मैं चर्चा करूं कि मैग्रोव्स क्या है ना। प्रश्न क्या है कि मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो मैग्रोव्स क्या है, मैग्रोव्स एक वृक्ष है। क्या है, वृक्ष, जो अधिकांश खारे पानी की जगहों पर अर्थात तटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरबन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्य में। तो सही जवाब हो जाएगा सुंदरबन में। कहाँ, सुंदरबन में मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। आगे बढ़िए। 29 नंबर हमारा प्रश्न है कि टैक्सोल का उपयोग कौन सी में होता है। टैक्सोल एक रसायन है जिसका उपयोग कैंसर की बीमारी में किया जाता है। कौन सी में, कैंसर की बीमारी में। 30 नंबर है कि चरक का संबंध किस देश से था, तो चरक ये भी बताना पड़ेगा हो। चरक एक महान क्या थे, भारत के एक महान आयुर्वेदाचार्य थे, उनके द्वारा लिखित कई पुस्तक भी हैं। तो चरक का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में। वो किस देश से हैं, तो भारत से हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 पर बढ़ते हैं कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। कितने, 100 खनिज पाए जाते हैं। ठीक है,
बढ़े आगे। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त, जिसमें लोहा मिला हो, वो कौन खनिज है? तो मैग्नीज। मैग्नीज एक लौह युक्त खनिज है। 33 नंबर है कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है अभ्रक, जो कि बिहार झारखंड सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन, अभ्रक निर्यात करने वाले राज्य हैं। ठीक है। 34 में है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? जननी का अर्थ होता है जन्म देने वाला। और कौन खनिज है जिसके बिना कोई उद्योग हो ही नहीं सकता है? तो वो है लोहा। लोहा की उपलब्धता ही औद्योगिक क्रांति में जान फूका था। यदि लोहा उपलब्ध नहीं होता तो औद्योगिक क्रांति नहीं हो पाती, उद्योग का निर्माण ही नहीं होता। इसलिए उद्योग की जननी लोहा ही है। 35 में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो याद रखिएगा, हेमेटाइट। कौन? हेमेटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। ठीक है। लौह अयस्क देखिए, लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, इनमें सभी नहीं, हेमेटाइट सही जवाब होगा। ठीक है। 36 नंबर है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? लोहा का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक में लोहा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न हमारा, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ 20% लौह उत्पादन करता है। टोटल देश का टोटल प्रतिशत में 20% योगदान किसका होता है? तो छत्तीसगढ़ का। 38 नंबर है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। कौन स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 39 प्रश्न करा है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज कितना लगेगा? तो याद रखिएगा 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम मैग्नीज से कितना? 1 टन इस्पात का निर्माण होता है। अब देखिए 40 प्रश्न, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वही मैग्नीज। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ठीक है। 41 है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। यह एल्युमिनियम का सबसे बड़ा अयस्क है। ठीक है। 42 नंबर, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। कितना है? 125 करोड़ टन। याद रखिएगा, बहुत वीवीआई प्रश्न है ये सब। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 80%। कितना? 80%। अकेले ये दोनों राज्य मिलकर करते हैं, बिहार और झारखंड। बताए हैं ना कि देश का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन राज्य है। ठीक है। 44 में है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। क्या? चूना पत्थर। क्लियर। प्रश्न नंबर 45 देखिएगा कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो खनिज तेल का विशाल भंडार असम में है। कहाँ है? असम। 46 नंबर, भारत के स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। भारत के किस स्थान पर? प्रश्न गलत लिख दिए हैं। भारत के, यहाँ जोड़ देंगे, किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र
स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर। कहाँ? ऑप्शन डी में है तारापुर। तारापुर में ही भारत के पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं, 47 पर आइएगा। 47 नंबर प्रश्न, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय के बारे में बताया ना कि जिसकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है, वो क्या है? अनवीकरणीय। तो जल की पूर्ति हो सकती है, सौर ऊर्जा की हो सकती है, वायु की भी हो सकती है, लेकिन कोयला की नहीं हो सकती है। तो इसलिए सही जवाब हमारा हो जाएगा कोयला, और तीनों ऑप्शन ही गलत होगा। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? देखिए, कभी दे देगा कौन है, लेकिन यहाँ है कौन नहीं है। तो इसका सबसे सही जवाब होगा विद्युत। कौन हो जाएगा? विद्युत। ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं हो सकता है। 49 है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा। तो ये गैर पारंपरिक स्रोत है, ऑप्शनल। यदि सारे समाप्त हो जाएंगे तो, लेकिन सौर ऊर्जा की समाप्ति नहीं हो सकती है। ये गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, 50 नंबर है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? कब नहीं पूछ रहा है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कब? ठीक है, कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य। देखिए, बहुत बहुत वीवीआई प्रश्न है ये, फिर हम लोग के पास सिमट कर आ गया। ये वीवीआई प्रश्न है ये, है ना, कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड, जो पूर्व में बिहार में ही था, लेकिन बिहार से विभाजित होकर एक अलग राज्य बन गया, झारखंड। आगे बढ़े, 52 नंबर प्रश्न है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, याद रखिएगा, एंथ्रासाइड। कौन? एंथ्रासाइड। इसका सी का एक ऑप्शन छूट गया है, ऑप्शन सी। 4 ऑप्शन होता है ना, तो ए बी सी में हो जाएगा लिग्नाइट। लिख दीजिए लिग्नाइट। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, एंथ्रासाइड, लिग्नाइट। लिग्नाइट तो आया है ना, 4 में पीट जोड़ दीजिए। सी में कौन कोयला? तो सी में पीट हम डाल देते हैं, लिग्नाइट तो ऑप्शन में आ चुका है, पीट। ये 4 ऑप्शन है, एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, पीट और बिटुमिनस। इसमें सबसे सर्वोत्तम कोयला का प्रकार हमारा हो जाएगा एंथ्रासाइड। पीट भले ही लिखें ऑप्शन को पूरा करने के लिए, सही जवाब एंथ्रासाइड ही होगा। 53 है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। कौन सी के लिए? खनिज तेल के लिए। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो प्रथम तेल शोधक कारखाना हो जाएगा डिगबोई। कौन होगा? डिगबोई। ठीक है, 55 और हमारा अंतिम प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। कहाँ? तो पेट्रोलियम के साथ। ठीक है, तो आज की कक्षा के 55 प्रश्न, 55 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ख़त्म कर रहे हैं। ये 55 प्रश्न आप कंप्लीट कीजिएगा, आप भूगोल में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए एकदम मन लगाकर पढ़िए, ध्यान देकर, और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ